फ्रेंड्स, नितिन गुप्ता दिस साइड। आज मैं आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। एक ऐसा चैप्टर जो अपने आप में टेक्निकल है, क्योंकि उसका पार्टनरशिप और कंपनी से कोई रिलेशन ताल्लुक नहीं है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट लॉजिक विद न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करवाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी, मुझे एनकरेज किया कि मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज मैं नितिन गुप्ता अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ अकाउंट्स आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितने नंबर का चैप्टर है। यह 10 नंबर का चैप्टर है जो कि कंपलसरी आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन मन में आता है कि हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की जरूरत क्या है। तो किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड कस्टमर मैक्सिमाइजेशन। आज मैं आपके लिए कस्टमर मैक्सिमाइजेशन का लॉजिक लेकर हाजिर हुआ हूं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजमेंट करके अपने गुड्स को बेचना चाहती है, कस्टमर को ब्रांड दिखाना चाहती है, पर अल्टीमेटली कॉस्ट वहीं से रिकवर होती है। तो सामान तो कस्टमर तक महंगा ही पहुंच रहा है। रादर इसके कि हम हर बार एडवर्टाइजमेंट करें, हर बार माल को बेचने के लिए कुछ पुश करें, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे विच इज फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल, कल्चरल, रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल कॉज। एक ऐसा कॉज जिसमें मैं लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि बीइंग एन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम आपसे पैसा कमा रहे हैं, बट एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम सोसाइटी को कुछ वापस भी कर रहे हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ टू वे लॉजिक। मेरी लाइफ टाइम की ब्रांड बिल्डिंग और गुडविल बन रही है, और दूसरा मैं कस्टमर से, सोसाइटी से इनडायरेक्टली अटैच हो रहा हूं, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में यह जाएगा कि जो इंसान प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एनपीओ के हमें बेनिफिट्स दे रहा है, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट और क्लियर है कि काम को करना क्या है, कितनी कॉस्ट पे गुड्स बेचने हैं, एटसेट्रा। तो कुछ लॉजिक्स बेटे। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज देयर टू अर्न द प्रॉफिट्स, बट non-profit organization is there to serve the society and social welfare. Non-profit organization, my dear friends, सिर्फ सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेट्रो, रेलवे, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, एक्सेट्रा। अब अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो भाई उनका काम तो पैसा कमाना है, तो वो फाइनल अकाउंट्स के तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिसमें उन्हें प्रॉफिट लॉस होना है, और एंड में बैलेंस शीट बना देंगे फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज की मार्केट में वैल्यू एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। कैश अकाउंट के लास्ट में सिर्फ इसलिए बना रहे हैं, या कैश बुक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डेली बेसिस पे पैसे के आने जाने को तो जरूर देखोगे। अब मैं बात करता हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे चलती है। खुद सोचो, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, थोड़ा सा पैसा लगा देंगे जेब से, बाकी पैसा कहां से आएगा? बाकी पैसा आएगा जनता जनार्दन से, सरकार से, जनता से आएगा डोनेशन के तौर पे। हम उन्हें सर्विसेज बेचेंगे, पैसा मिलेगा सब्सक्रिप्शन के तौर पे, और गवर्नमेंट से हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे सब्सिडीज और ग्रांट्स के तौर पे। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल एंड लार्ज। शुरुआत में तो हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन ही खोलेंगे, हमें पता ही नहीं है अभी वो चलेगी या नहीं चलेगी, तो हम कैश बुक की बजाय अकाउंट बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट। अब मन में सवाल आता है कि भाई सर एक बात बताओ, रिसीट एंड पेमेंट क्यों बनाएं, कैश बुक ही बना लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ये बात समझनी है कि कैश बुक और उसी से रिलेटेड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में होती है।
पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होते हैं, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप चलाओगे तो उनके कुछ अपने पर्टिकुलर अकाउंट्स नेम है, सिनोनिम्स, उनको हम तैयार करेंगे। रिसीट का मतलब है कहां कहां से पैसा आ रहा है और पेमेंट का मतलब है कहां कहां पे पैसा जा रहा है। हिसाब तो यहां पर भी वही देख रहे हैं जो कैश बुक में देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मुझे यह बताना है कि अभी पैसा तो कमा नहीं रहे, पर कम से कम ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री बुक कीपिंग के लॉजिक पे हिसाब तो दे दो कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बिग ऑर्गेनाइजेशन, हमने स्कूल खोला, शुरू में बच्चे कम आएंगे तो पैसे का ही आना जाना देखा जाएगा, पर जब धीरे धीरे उसी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे बढ़ जाएंगे तो हम अपने खर्चे रिकवर करके उसके ऊपर भी कमाना शुरू कर देंगे। सो देयरफॉर वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एक्सपेंडिचर बनता है ट्रेडिंग P&L के कंसेप्ट पे और नॉमिनल प्रिंसिपल पे। तो हमारा इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या लॉस निकालना। अब प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट लॉस नहीं कहा जाता, प्रॉफिट लॉस को बोला जाता है सरप्लस और डेफिसिट। इसका मतलब अगर मेरी इनकम खर्चों से ज्यादा है तो फायदा हो गया, और अगर मेरी इनकम खर्चों से कम है तो नुकसान हो गया। हम जब ये डिटेल्स गवर्नमेंट को देंगे तो सरप्लस के केस में गवर्नमेंट हमसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होगी, हमें और बेनिफिट दे देंगी। पर अगर लॉस है और हमें ये महसूस हो रहा है, सरकार को ये महसूस हो रहा है कि भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए, बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन किसी हालत में बंद नहीं होगी। सरकार हमें थोड़े से और बेनिफिट्स दे देंगी टेक्निकल, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चल पाए और अपनी वर्किंग को सिस्टमैटिक तरीके से क्रिएट कर पाए। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बना रहा हूं? सर्विस ऑफ द सोसाइटी, सर्विसेज बेचने के लिए, गुड्स नहीं बेचे जाएंगे। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो रिसीट एंड पेमेंट बना लो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम और एक्सपेंडिचर बना लो। अब इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तो वहां पे तो नॉमिनल प्रिंसिपल आएगा। एक्सपेंडिचर मींस खर्चे, इनकम मींस कमाई। असेट लायबिलिटीज कहां जाएंगे? दे गोज टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम इसलिए बना रहे हैं कि यह पता करना चाहते हैं कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कितना पैसा लगाया है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट इसलिए बना रहे हैं कि हमें यह पता चल पाए कि हमारी वर्किंग में आज ईयर एंड पे हमारी बैलेंस शीट हमें क्या शो कर रही है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस। अब एक बात को समझिएगा, अगर हम आपसे यह बोलें कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाएंगे तो बिल्कुल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। उसका रीजन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप बिजनेस तो चला ही रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ना हो, इसका मतलब बिजनेस आपका गोइंग कंसर्न पे चल रहा है। समय के साथ खुद सोचो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा या छोटा? बड़ा। इसीलिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स। तो मैं डेफिनेशंस को समझाने से पहले सबसे पहले आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा ताकि हमें ये लॉजिक समझ में आ पाए कि हम डेफिनेशंस में असेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो मैं कुछ आपको वर्थ नोटिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन नॉमिनल प्रिंसिपल। बेटा नॉमिनल प्रिंसिपल का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेसिक लॉजिक है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट, लॉस, सरप्लस, डेफिसिट को बताता है, वहां पे असेट लायबिलिटीज कंसीडर नहीं होते, वहां पर कंसीडर होगा एक्सपेंस, नुकसान थोड़ा बहुत, कमाई या अदर इनकम्स जो मैं बिना मेहनत के कमा सकता हूं। ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर कंसिडर्ड। अगर आप करंट ईयर के अकाउंट्स बना रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के, तो बिट लॉजिकल है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मैं उन्हीं आइटम्स को कंसिडर करूंगा जो डेली बेसिस पे होती हैं, जैसे रेंट, सैलरी,
वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, किराया एक्सेट्रा। ये वो खर्चे हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग और P&L को अफेक्ट करते हैं। पर मैं बना रहा हूं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहां पर जो भी ट्रेडिंग और P&L के डेबिट में आता था वो एक्सपेंस में चला जाएगा, और जो भी ट्रेडिंग P&L के क्रेडिट में आता था वो इनकम में चला जाएगा। एज पर मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एज पर मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हम अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आइटम्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वो आइटम्स हम तीनों ईयर्स की ले लें। तीनों ईयर्स का मतलब क्या है? पिछले साल, करंट ईयर और अगला साल। आंसर है नहीं, हम सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स लेंगे, क्योंकि करंट ईयर का अकाउंट बना रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो आप करंट ईयर का हिसाब दोगे कि सर जी हमने साल भर में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा खर्च गया, स्टेटमेंट आपके सामने है। अब आप बता दो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना या नहीं चलाना। क्यों? क्योंकि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हूं, तो सरकार को हिसाब देना जिम्मेदारी तो बनती है। सो द ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड विद करंट ईयर ओनली। इट मींस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर विल बी इग्नोर्ड। जब हम यहां नॉमिनल प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर पे, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, दे आर ऑल कॉल्ड एज रियल एंड पर्सनल आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, ये बैलेंस शीट में चली जाएंगी। तो मुझे यहां से समझ में आ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चे और कमाई, करंट ईयर के खर्चे और कमाई। ओनली रेवेन्यू आइटम्स, बार बार, लगातार, हर बार कोई भी ऐसा अमाउंट या ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाता है या असेट लायबिलिटी को क्रिएट करता है, वो नहीं आता इनकम एक्सपेंडिचर में। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टिपिकल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और वो इसलिए जरूरी है पढ़ना कि हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि हम किन ट्रांजैक्शंस की बातें कर रहे हैं और उनमें इफेक्ट होगा क्या। पहली आइटम है सब्सक्रिप्शन। अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और वहां पर हम गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स बेचने का मतलब होता है सेल, प्रॉफिट होगा। पर जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहां पर हम गुड्स नहीं बेच रहे वहां पर हम बेच रहे हैं सर्विसेज। सर्विसेज बेचने से हुई कमाई को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सर्विसेज बार बार बेचेंगे, पैसा बार बार मिलेगा, देयरफॉर इट इज इनकम। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन, लेगेसी, एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। बेटा डोनेशन और लेगेसी में क्या फर्क है? डोनेशन का मतलब है मुझे लोगों से मिला गया थोड़ा थोड़ा पैसा जो मेरी सर्विसेज से खुश होने के बाद वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं। लेगेसी, इट इज द डोनेशन गिवन बाय द पीपल हु आर डेड एंड इट इज रिटन इन देयर विल। हिंदी बोलते हैं, एक इंसान की मृत्यु हो गई है और वो ये अपनी डेथ से पहले कह के जा रहा है अपनी वसीयत में कि मेरे जाने के बाद भी इतना पैसा डोनेशन के तौर पे संस्था को देते रहना। तो वो पैसा जो हम उस इंसान से रिसीव कर रहे हैं जिसकी डेथ हो गई, पर उसके परिवार वाले लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हमें डोनेशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लेगेसी। इनके दो लॉजिक्स हैं, स्मॉल या जनरल अमाउंट, लार्ज या स्पेसिफिक अमाउंट। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये स्मॉल और लार्ज क्या है। उसके लिए ये मैंने बड़ा सुंदर सा हाथ बना रखा है। तो मैंने यहां पर यह समझाने की कोशिश की कि अगर आप स्मॉल या लार्ज की बात करते हैं तो स्मॉल या लार्ज इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द सब्सक्रिप्शन। भाई मेरी मेन इनकम तो सब्सक्रिप्शन है। अब अगर मुझे डोनेशंस सब्सक्रिप्शन से ज्यादा मिल रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है कि इसका मतलब मुझे डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहे हैं। डोनेशन फॉर द ब्लाइंड पीपल, डोनेशन फॉर द हैंडीकैप पीपल, डोनेशन फॉर विडोज, डोनेशन फॉर क्लब क्रिएशन, डोनेशन फॉर क्रिकेट मैच, डोनेशन फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। लेकिन अगर मुझे डोनेशन सब्सक्रिप्शन से कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वो छोटे मोटे पैसे हैं जो डेली बेसिस पे आते रहते हैं। वो बात अलग है, पूरे साल का हिसाब करते हैं तो बड़ा दिखता है।
तो मैं कह सकता हूं कि अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 10 लाख और स्मॉल के हिसाब से मुझे 9,99,999 मिलता है, तो भाई यहां से इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये 1 रुपए कम है, और दूसरी बात ये समझ में आ गई कि ये 1 रुपए का मतलब कम अमाउंट है। हम इसे इनकम मानेंगे क्योंकि ये पैसा हम किसी भी पर्पस के लिए कहीं भी यूज करें, कोई हमसे हिसाब नहीं मांग सकता। वहीं पर अगर मुझे सब्सक्रिप्शन से ज्यादा मिल जाए डोनेशन, सिर्फ 1 रुपए ही ज्यादा कर रहा हूं। बच्चों, आपका जो वर्कआउट है, तो पैसा तो बेटा चाहे 1 रुपए ज्यादा हो, अगर वो पैसा ज्यादा है तो ये श्योर शॉर्ट बात है कि आपको वो पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेगा। अब हम चलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस पे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रिसीव किया गया पैसा। आप मेरा क्लब ज्वाइन करते हैं या मेरा स्कूल ज्वाइन करते हैं बच्चे को पढ़वाने के लिए, तो जब हम शुरू में एडमिशन देते हैं, कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखवाया जाता है। बाई चांस कुछ आपने तोड़ा फोड़ी की, कुछ नुकसान किया ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम यहां से पैसा रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो चाहे आप क्लब में मुझे पैसा दें सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे या स्कूल में, जिस दिन आप क्लब या स्कूल छोड़ेंगे हम आपका पैसा लौटा देंगे। इसका मतलब ये पैसा जो हमने रिसीव किया है ये हमारी इनकम नहीं है, किसी ना किसी दिन तो ये पैसा लौटाना ही है, इसीलिए ये अमाउंट लायबिलिटी है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल, एपरेटस एंड इक्विपमेंट। एक स्कूल है, वहां पे पुराने न्यूज़पेपर निकलते हैं, स्टेशनरी का सामान निकलता है। एक क्लब है, वहां पे बैट, बॉल, विकेट्स, ग्रास, मैट, टेबल टेनिस की टेबल, टेबल टेनिस के रैकेट्स, बहुत कुछ निकलता है स्पोर्ट्स मटेरियल। पुराना हो गया, रद्दी हो गई, बेचेंगे। हॉस्पिटल्स में एपरेटस और इक्विपमेंट निकलते हैं। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसी चल रही है वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ निकलेगा। हम डेली बेसिस पे तो नहीं बेचेंगे, पर है तो रद्दी ही। आप उसे चाहे साल में 1 बार बेचो या 2 बार, पैसा तो मिलेगा, इनकम है। बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूं अब मैं आगे आपको। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चों, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स रखे हैं, हम बेचना चाहते हैं, बिल्कुल बेच सकते हो। अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप ये भी पता लगा सकते हो प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट प्राइस ही गिवन नहीं है तो प्रॉफिट लॉस का कैसे पता लगा लोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट प्राइस का गिवन होना बहुत जरूरी है। तो मैं अगर ये मानूं कि कॉस्ट प्राइस 3 लाख है मेरे फिक्स्ड एसेट का और मैं उसे 3,50,000 में बेचूं, हो गया प्रॉफिट। 50,000 का इनकम में चला जाएगा। लेकिन मैं 3 लाख का असेट 2,90,000 में बेच रहा हूं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 का लॉस हो गया। सोचने वाली बात है कि अगर कॉस्ट प्राइस ही गिवन नहीं है तो मैं कैसे पता लगा लूंगा कि मैंने जो भी असेट बेचा है उस पर मुझे प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है? सो फ्रॉम द इनकम एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू मैं उस आइटम को कहीं नहीं ले सकता। ये मेरी बेसिक वर्किंग आ गई। अब देखिए ये कितने खूबसूरत पॉइंट्स हैं। कोई भी आइटम रिसीट एंड पेमेंट में तुम्हें असेट के तौर पे दिख रही है, पर एडजस्टमेंट में उस आइटम से रिलेटेड आपको स्टॉक गिवन है। एग्जांपल लिया मैंने कहा भाई क्रॉकरी गिवन है आपको। अब क्रॉकरी दिमाग में जैसे ही हम शब्द पढ़ते हैं यही जाता है कि ये तो असेट है। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट में उसी क्रॉकरी के स्टॉक की वैल्यूज गिवन है तो ये असेट तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सपेंस के होते हैं। अकाउंटेंट हो तुम, ये थोड़े बात करोगे ओनर से कि भाई साहब कमाल की बात कर दी आपने, क्रॉकरी तो असेट है, एक्सपेंस कैसे मान रहे हो आप? 11th अकाउंट्स में पढ़ा था हमने, अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन द नेचर। आपको अकाउंट्स दिए गए हैं, डेटा दिया गया है, सिर्फ उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। थॉट प्रोसेस नहीं चाहिए हमें।
सिमिलरली कोई आइटम आपको एक्सपेंस दिख रहा है, पर एडजस्टमेंट में उसके नाम का डेप्रिसिएशन दे रखा है मेडिसिन। बिल्कुल मेडिसिन देखते ही दिमाग में एक्सपेंस जाता है, पर अगर एडजस्टमेंट में मेडिसिन का डेप्रिसिएशन दे रखा है तो यह तय बात है कि हमें उस आइटम को हर हालत में असेट मानना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो भाई असेट का ही होता है। तो ये डेफिनेशंस आपको सारी समझना बड़ा जरूरी है। इन डेफिनेशन से ये मान के चलो कि आपका लॉजिक क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल कंसेप्ट। बड़ा बेसिक लॉजिक है, मजा आ जाएगा पढ़ के भी और सुन के भी। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, आराम से सोचो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपको वहां प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो दो ही चीजें हैं जिनको कंपेयर करोगे, इनकम और एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि अगर हमारी इनकम ज्यादा हो जाए एक्सपेंस से सरप्लस आ जाएगा, और इनकम कम हो जाए एक्सपेंस से डेफिसिट आ जाएगा। अगर मैं यही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता तो मैं इसको क्या नाम देता? मैं इसको नाम देता प्रॉफिट या लॉस। ठीक है ना? तो चलिए आए अपने वापस ट्रैक पे। अब मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो इनकम और एक्सपेंस पे ही मूव कर रहा है। तो अगर वो इनकम और एक्सपेंस पे मूव कर रहा है तो हम इस इनकम और एक्सपेंस में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉजिक दिया था अभी पिछली स्लाइड में कि हम सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स लेंगे, प्रीवियस और फ्यूचर ईयर की आइटम्स नहीं लेंगे, उस पे चल रहे हैं। कंसेप्ट देखो बच्चों, 11th का है और हम इसे खींच कहां पे रहे हैं? 12th में। एक्सपेंस के 3 बच्चे, 3 कंपोनेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और स्टॉक। इनकम के 2 बच्चे, 2 कंपोनेंट, आउटस्टैंडिंग या रिसीव्ड इन एडवांस। जब मैं एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं खर्चा तो इस्तेमाल कर चुका, पे नहीं किया। तो हमने कुछ सिनोनिम्स लिख दिए, ड्यू नॉट पेड, एरियर्स, क्रेडिटर्स, पेएबल। देना है ड्यू नॉट पेड, देना है हिंदी बोलूं कर्जा एरियर्स, देना है तो भाई सामने वाले क्रेडिटर ही तो कहलाएंगे प्रीपेड, पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है वो खर्चा जिसका मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो खर्चा अभी तक एग्जिस्ट करता है। स्टॉक का मतलब है अनयूज्ड आइटम्स। अब इनकम में आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कमा चुके हैं, मिला नहीं है। बेटा इंडिया जैसे देश में तो जरूर होता है। मेरे क्लब में मेंबर्स आ रहे हैं, सारे मेंबर्स तो इतने शरीफ नहीं होते कि वो आपको समय पर पैसे दे दें। तो अगर महीने की 5 तारीख तक की पेमेंट रिसीव होनी होती है, बहुत लोग मिलेंगे जो 8, 9, 10 तारीख को पैसे दे रहे हैं, तो हम उनसे पैसे कमा चुके हैं पर मिले नहीं हैं। ड्यू नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल। अब यहां एरियर्स में कंफ्यूज मत होना। एक्सपेंस एरियर का मतलब है खर्चा देना है, और इनकम एरियर्स का मतलब है इनकम लेनी है। इनकम गुडविल बहुत तगड़ी हो तो एडवांस भी मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनअर्न्ड। अब देखो मैंने सबके ओपनिंग क्लोजिंग लिखे हैं। क्यों? कोई भी आइटम अगर फ्यूचर ईयर से है रिलेटेड या प्रीवियस ईयर से है रिलेटेड तो मैं नहीं लूंगा, और नहीं लूंगा का मतलब है माइनस। ऑड मैन आउट खेलेंगे, आसान चीज। खुद सोचिए आप, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो, ईयर के पहले दिन क्या कभी कोई पैसा आउटस्टैंडिंग हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने
फर्स्ट डे बिजनेस खोला, मेरे खर्चे कहां से हो गए या मेरी इनकम कहां से हो गई? इसका मतलब ये वो पिछले साल के पैसे हैं जिनका अभी तक लेन देन ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा? इनको माइनस रखूंगा। क्यों भाई? जब ये हैं ही पिछले साल से रिलेट, तो इनका करंट ईयर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगला पॉइंट आया प्रीपेड। अब प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, और रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है एडवांस मिला। तो भाई एडवांस लिया हो या दिया हो, हिंदी में कंसेप्ट अलग है, ट्रीटमेंट वाइज तो सेम ही है। अगर आप जनवरी टू दिसंबर पे नॉन प्रॉफिट बनाते हैं और आप 31 दिसंबर को पैसा खर्चे के तौर पे एडवांस देते हैं या इनकम के तौर पे एडवांस लेते हैं, तो करंट ईयर में तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसा कब का है? फ्यूचर का, और फ्यूचर का मतलब है अगला साल। सो देयरफॉर हम फ्यूचर की आइटम्स भी नहीं लेंगे। अब आता है स्टॉक। हिंदी में बोलूं तो बचा हुआ माल। बच्चों, माल अगर बचा ईयर के एंड में, तय बात है हम इस माल को करंट ईयर में यूज नहीं कर सकते, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। सो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज माइनस। तो मैंने क्या समझाया? आउटस्टैंडिंग्स बिगनिंग माइनस होंगे क्योंकि वो पिछले साल से रिलेट हैं। पेड एडवांस, रिसीव्ड एडवांस, फ्यूचर ईयर से रिलेट है क्योंकि ईयर के एंड में आगे का पैसा मिला, नहीं लेंगे। और बचा हुआ माल जिसे मैं अगले साल यूज करूंगा, वो भी नहीं लेंगे। तो जब मैंने ये लॉजिक समझा, तो इसको समझने के बाद अब मैं आपके लिए एक फॉर्मेट टाइप लेके हाजिर हुआ हूं। क्यों? अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस और कैलकुलेशन ऑफ इनकम अगर पे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे। और आज आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं कि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का कंफर्म्ड है जो आएगा। तो दो बातें हो गई, एक तो ये कि हम प्यार से समझ रहे हैं, और दूसरा ये कि 3 या 4 नंबर का आना है तो समझना पड़ेगा। करते हैं मेहनत। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मेट बनाया, क्योंकि मैं शुरू करूंगा रिसीट एंड पेमेंट से, कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी तो वहां पे मैंने क्या पे किया, पर आज मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूं, इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहा हूं। तो इनकम एक्सपेंडिचर में मैं कितना शो करूंगा, लॉजिक क्या दे रहा हूं? जो 3 प्लस थे उन्हें इकट्ठा ले लिया, और जो 3 माइनस थे उन्हें इकट्ठा ले लिया। नया कुछ नहीं किया है। इसका मतलब क्या करा? ये देखो, एक्सपेंस में ओपनिंग माइनस है, प्रीपेड क्लोजिंग माइनस है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस है। तो ये देखो, हमने ये क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और प्रीपेड एंड कर दिया माइनस, बाकी 3 प्लस कर दिए ये वाले। सिर्फ एक ऐसी अच्छी सी सुंदर सी प्रेजेंटेशन की है कि टीचर को यह समझ में आए अकाउंट्स बना कैसे रहे हो। गुड प्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है। इनकम का लॉजिक लिया। अब इनकम के लॉजिक में जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, उस फॉर्मेट में मैंने एक एग्जांपल लिया सब्सक्रिप्शन का, वो अमाउंट जो मैंने रिसीट एंड पेमेंट में रिसीव किया। अब इनकम भी 2 माइनस है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, रिसीव्ड इन एडवांस एंड, उनको मैंने इकट्ठा एक ही जगह माइनस किया। और जो बाकी 2 बचे थे उनको मैंने इकट्ठा प्लस कर दिया। तो पहले तो हमने कंसेप्ट समझा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस और स्टॉक का, और उसके बाद उसको एक बॉक्स में, एक अकाउंट में, फॉर्मेट में डाल के उसका प्लस माइनस कर दिया। बच्चों ये बात याद रखना कि पेपर में जब क्वेश्चन आए, अगर एक्सपेंस का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मेट पूरा बनाना, 3 प्लस आइटम लिखना, 3 माइनस। अब ये जरूरी नहीं है कि पेपर में सारी की सारी आइटम्स हो। जो आइटम्स की वैल्यू गिवन है वो पुट करो, और जिनकी वैल्यू गिवन नहीं है उन्हें माइनस करो, मतलब निल लिख दो, 0। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन, जो आइटम्स गिवन है उनको वैल्यू पुट करो,
और जो आइटम गिवन नहीं है उन्हें NIL निल लिख दो। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? फॉर्मेट पूरा, कोई आइटम की गलती नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सारा लॉजिक फिट एंड फाइन, डन। तो बच्चों मैं अपनी यहां पर ये पहली वीडियो एंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। अगली वीडियो में मैं जल्दी से जल्दी मिल रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और यह समझाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स का इजीएस्ट वे क्या है सॉल्व करने का। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, व्यस्त रहो। ओम साईं राम।